हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। और अगर आप भी 71st बीपीएससी की एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो याद रखिए, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चाबी है। रेगुलर प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर पेपर और स्ट्रैटेजी से आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पे लेके आए हैं 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्पेशल सेट, जिसके थ्रू आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये उज्जवल कुमार उपकार जी का सेट है, जिसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के माध्यम से हम पहला सेट जो है, पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं इस सेट का, जहाँ पे आप हमारे लिंक के थ्रू इसका अपडेट ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, जिसको आप हमारे फर्स्ट पार्ट के थ्रू देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लास्ट में थे 38 नंबर क्वेश्चन पे थे। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इस प्रकार से 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि कर्क रेखा निम्नलिखित में किन भारतीय राज्यों के समूहों में से होकर गुजरती है। तो देखिए यहाँ पे कर्क रेखा के बारे में पूछा है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये जो कर्क रेखा है गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। इसके अलावा मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो टोटल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो देखिए यहाँ पे तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है ये किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा पर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, जनतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती स्थित है, जबकि मैक्सिको कर्क रेखा पर स्थित। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर जानकारी प्राप्त कर ली यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये किस मुहाने या किस झील के निकट अवस्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है और इसका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकिट झील। पुलकिट झील में जो है ये श्रीकोटा अवस्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, तो यहाँ पे आपका होगा महानदी। महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी नर्मदा, ताप्ती, चंबल ये सब पश्चिम दिशा में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन सा है। तो सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए मंगल, बृहस्पति, वीनस, प्लूटो। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे वीनस। वीनस जो है ये आपका सौर मंगल का सबसे तप्त ग्रह है, जबकि बुध की तुलना में सूर्य से अधिक दूर स्थित है, लेकिन फिर भी ये सबसे गर्म है। ठीक है, और इसका सूर्य के सम्मुख अधिकतम तापमान कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है। तो मृदा से कौन संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एडेफिक। मृदा की संरचना और उसके घटकों को एडेफिक कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द इडोफास से बना है और इसके अन्य विकल्प में जैसे कि क्लाइमेटिक व बायोटिक का संबंध जलवायु तथा टोपोग्राफी का स्थलीकृतियों से है। ठीक है, नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशुलिंग अनुपात न्यूनतम है। तो शिशुलिंग अनुपात जो न्यूनतम है वो सबसे ज़्यादा किसमें है, हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम शिशुलिंग अनुपात है। नेक्स्ट है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1993 से की थी। हमारे जीवन में जैव विविधता काफ़ी महत्व है और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की थी। ठीक है, ये प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। तो इसमें से
प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे डी, मीथेन। मीथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CH4 होता है और ये प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण जो उत्पन्न नहीं करता है वे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट है, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बहुत आते हैं इस बीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो इसी से हमें लड़ना है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये देख रहे हैं हम। तो इसमें से जो आपको चर्चा करनी है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ, चाय बोर्ड संविधिक निकाय है, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है, या फिर इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही कथन है, क्या है क्या नहीं जो। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है। 1 और 4 नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्या चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है और इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेश कार्यालय है, बाकी ये दोनों जो है यहाँ पे गलत है। बाकी दोनों कौन सा सही है? यहाँ पे 1 और 4 सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो आंतरिक जलमार्ग के रूप में कौन सी प्रयोग की जाती है? 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लुडविग्स नहर जो है ये आपकी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है जनजाति और क्षेत्र। तो कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम 51 में देख पा रहे हैं। तो खिरगिज जो है ये मध्य एशिया से संबंधित है। बुशमैन जो है ये आपका कालाहारी से संबंध है। एनु का संबंधित जो क्षेत्र है वो है जापान, और बद्दू का संबंधित क्षेत्र जो है ये आपका अरब है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं करेक्ट है, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे आपकी अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी है, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है कि फिर निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो जल लवणता प्रवणता को कौन सा दर्शाता है? इसमें से थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन या पाइकोक्लाइन या कैमोक्लाइन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी, हेलोक्लाइन जो है आपके जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। देखिए लवणता यहाँ पे मतलब का है सॉल्ट, ठीक है। और सॉल्ट जो हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सॉल्ट किससे बनते हैं? हैलोजन फैमिली से बनते हैं। और यहाँ पे हेलो जो है यहाँ पे इसी को डिफाइन कर रहा है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं इसके थ्रू भी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिणी की गंगा कहा जाता है? देखिए दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है ज्वालामुखी और देश। कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसमें से देखिए एक भी अगर पता होता है ना तो हम ऑप्शन के थ्रू आंसर का पता लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जानकारी ही नहीं हो पाती है और विदेश के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती है। तो इसी से आप याद रखिए ना कि कोशिश कीजिएगा कि सबनकाया जो है ये पेरू में है। माउंट एटना जो है ये आपके इटली में है। कोलिमा जो है ये आपका मैक्सिको में है और मोरोपी इंडोनेशिया में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिर से यहाँ पे आपका बताया है कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो भाई ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। नाथुला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम का प्रमुख दर्रा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का दर्रा जो है ये दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने वाला मार्ग नहीं गुजरती। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है, ठीक है। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन कि फिर से यहाँ पे सुमेलित करना है और झील और नगर दिए हैं। तो झील और नगर, तो ईरी जो है ये आपका
डेट्राइट में है। मिर्चिंगन जो है ये बैरी में है। ओंटारियो हेल्मिंटन में, ओंटारियो हेल्मिंटन नगर में है स्थित है। और सुपीरियर झील जो है ये डुलुथ में है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो हम लगा पाएंगे वो क्या है, 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए, ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है किस जगह पे आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। तो भाई इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। तो इनमें से कौन कौन जो है चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। तो भाई ये चारों ही क्या जाने जाते हैं, चाय उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत में अप्रैल तथा क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों राज्य हैं। और 3 राज्य ऑप्शन यहाँ पे आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 राज्य हैं। 3 राज्य हैं जो चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। 3 राज्य केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। कौन कौन से हैं ये 3 राज्य, तो केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा जो है ये चाय उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। केरल में चाय के बागान इडुक्की, वायनाड, कोट्टायम, त्रिशूर, मलप्पुरम और पलक्कड़ में पाए जाते हैं, जिनमें से इडुक्की और वायनाड चाय उत्पादन के तहत आने वाले कुल क्षेत्रफल में 2 प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो किसको है भाई विधि के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। तो ये भाई राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 143 के तहत। इसके तहत अनुच्छेद आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है ये विधि संबंधित सलाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ले सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति उसके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, वो ले सकते भी हैं नहीं भी, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन आगे क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है वह है क्या। तो भाई ऑप्शन परामर्शदात्री, अपीलीय, संवैधानिक या प्रारंभिक। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका डी, प्रारंभिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के उन अधिकारों का वर्णन है जिसके तहत केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान किया जाता है। यह उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, प्रारंभिक अधिकारिता का अंदर आता है और अनुच्छेद 131 यहाँ पे लागू होता है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों का मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग है। देखिए, इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा प्रावधान है जो नीति निर्देशक तत्वों का और मौलिक कर्तव्यों दोनों का ही भाग है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण जो है ये दोनों के अंतर्गत आता है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है और DPSP के अंतर्गत भी इसको रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो इनमें से देखिए कौन सा मौलिक अधिकार है, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मकान का अधिकार। तो भाई शिक्षा का अधिकार जो है ये मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार भी है। ठीक है। ये जो शिक्षा का अधिकार है ये सबका अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है सत्य नहीं है। जो ग्राम सभा के बारे में, तो ग्राम सभा के बारे में इसमें से कौन सी बात सत्य नहीं है। ऑप्शन है, इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिक के राज्य स्तर पर होते हैं, या फिर इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होती है, या ए, यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। और डी ऑप्शन है यहाँ पे कि ए और सी दोनों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है आंसर जो होगा यहाँ पे आपका
बी, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ये जो ग्राम सभा के बारे में यहाँ पे जो एक ही बात सत्य है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। ठीक है, वो भी अनुच्छेद कौन सा लगता है यहाँ पे 243 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 243 के क्लाउज क में ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा अनुच्छेद 65, आर्टिकल 65 में ये उपबंध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपको किस याचिका का उल्लेख नहीं है? प्रतिदेश का, प्रतिषेध का, परमादेश का, अधिकार प्रश्न या आदेश? तो भाई आदेश का उल्लेख नहीं है याचिका में। ठीक है, भारतीय संविधान में आदेश याचिका का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 32 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट निकालने की शक्ति है। देखिए अनुच्छेद जो 32 है ना, आर्टिकल 32, उसमें जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार के रिट निकालने की शक्ति रखता है, जिसमें से पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रश्न। ठीक है, मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए नागरिकों को उच्चतम न्यायालय में याचिका आवेदन करने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है भाई? तो यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और नरसिंह समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति बनाया गया था और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। तो ये चारे के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दे चुके हैं। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इसमें से कौन से ऐसे लोकसभा स्पीकर थे जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका जी.बी. मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी। जी.बी. मावलंकर जी इनके लिए पहली बार जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो इनमें से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो भाई P.A. संगमा। कौन? P.A. संगमा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। P.A. संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक रहा था। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा लोकसभा के द्वारा। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो भाई उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। तो संविधान के 124 के क्लाउज 2 के तहत निर्वाचन से संबंधित यहाँ पे आपका जो है 124 के क्लाउज 2 के खंड क के तहत सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख या त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है।
तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो भाई ये तो लोक लेखा समिति करती है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो भाई अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 मतों द्वारा पारित कर दिया गया हो। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो होगा यहाँ पे आपका विधान परिषद को क्या किया जा सकता है? भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के क्लाउज ZJ के अनुसार सहकारी समितियों के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है भाई? तो 21 हो सकती है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए हैवलॉक द्वीप का जो नाम बदलकर रखा गया है वो स्वराज द्वीप रखा गया है। क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप रखा गया है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भाग के में अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे संविधान की अनुसूची विषय के बारे में दी हुई ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा भी चीज़ सुमेलित नहीं है? तो तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में है, और ऑप्शन नंबर बी है आपका 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, 8वीं अनुसूची में भाषा है, 9वीं अनुसूची राज्य भाषा में स्थानों का आवंटन है। तो भाई 77 के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा यहाँ पे ये 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। ये जो राज्यों में स्थानों का आवंटन है ना, ये आपके चौथी अनुसूची में बिलोंग करता है, फोर्थ अनुसूची में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो क्या है इसमें? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट्स कौन से हैं इनमें से भाई? तो इनमें से जो कपड़े साफ करने वाले डिटर्जेंट्स हैं वो है सल्फोनेट। बैक्लाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है? तो बैक्लाइट किस संघनन से बनता है? फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो है आपका CuSO4.5H2O, यहाँ पे पॉइंट का मतलब होता है इनटू, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो बेहतर सुचालक कौन सी है इनमें से? ऑप्शन दिए हुए हैं तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? चांदी। चांदी जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट है, चाइनीज़ खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या है? तो कौन सा प्रयुक्त सिरका जो यूज़ किया जाता है चाइनीज़ खाने में? एसिटिक एसिड, जिसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? CH3COOH, CH3COOH, ये हमारा रासायनिक सूत्र है सिरका का। नेक्स्ट है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह, तो ऑप्शन दिए हुए हैं ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, या ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, या ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, या फिर ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छे परावर्तक। नेक्स्ट है, विद्युत सेल स्रोत। विद्युत सेल स्रोत जो है ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, विद्युत धारा का है।
विद्युत सेल स्रोत क्या है? विद्युत धारा का है स्रोत है। नेक्स्ट है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होती है भाई? घटती है, बढ़ती है, वैसी की रहती है, या फिर बढ़ती है फिर घटती है? तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, यहाँ पे आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घटती है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये तय करती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में लोहा होता है, ऑप्शन नंबर डी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो इनमें से नोबल गैस कौन सी नहीं है? आर्गन। आर्गन जो है ये नोबल गैस नहीं है, बल्कि ये क्या है? इनर्ट गैस है। क्या है? जीरो ग्रुप एलिमेंट, इनर्ट गैस, आर्गन। नेक्स्ट है 92 नंबर, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो गोल्डन धान में जो सर्वाधिक मात्रा है वो, देखिए यहाँ पे जो 91 क्वेश्चन है ना, 91 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये एक्टिनियम है, एक्टिनियम। बाकी आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन ये सभी आपके नोबल गैस है, इनर्ट गैस जिसको बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन जो एक्टिनियम है ना ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होती है? आपके कैरोसिन में। ठीक है, 93 नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा आपका ए, कैरोसिन। तभी तो जो आपके मच्छर होते हैं उनके लार्वा को ख़त्म करने के लिए कैरोसिन ऑयल ही डाला जाता है, जिसके थ्रू मच्छर के लार्वा जो है वो नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं भाई? क्योंकि उनको कैरोसिन के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड ही नहीं हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि कैरोसिन में क्या है? ऑक्सीजन अनुपस्थित है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो भाई डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसने? फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी। और जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने ना ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसके बारे में बताया था कि जो डीएनए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो एक ठोस के सीधे गैस के परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन जिसको कहते हैं। साबुन ग्रीस को हटाता है, साबुन ग्रीस को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो लैंगिक जनन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि तैयार हो जाता है? क्योंकि जल का क्वथनांक इसमें बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो डिप्थीरिया से किस प्रकार का टीका बचाता है? टॉक्सवाइड। टॉक्सवाइड जो है ये आपका एक प्रकार का टीका है जिसके थ्रू डिप्थीरिया से बचाव होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो चाल के साथ निर्दिष्ट कौन सी मात्रा करती है? वेग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इससे उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है विटामिन के। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और कंटिन्यूसली खून बहते रहेगा। नेक्स्ट है, पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जो एक प्रकार की पार्किंस बीमारी है और इसके उपचार के लिए इनमें से किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आर्बिट कार्लसन्स को। किसको? आर्बिट कार्लसन्स को इसके उपचार के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में मानव शरीर में है। ऑक्सीजन के बिना अधूरा है जिंदगी, है ना। नेक्स्ट है 107,
एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी इसकी? 38। कितनी? 38 इसकी संख्या होगी। भाई 18 और 20 को दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करने पर, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने पर क्या मिलता है हमको? मास नंबर मिल जाता है, द्रव्यमान संख्या मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग किस लिए है भाई? तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए। अगर नमक नहीं डाला जाता है किसी भी सब्जी में, चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से बना लिया जाए कोई भी भोजन, तो वो बेस्वाद ही लगेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों माना जाता है पशु श्रेणी को प्रथम प्रोटीन का तो इसका आंसर जो होगा आपका अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं। ये क्या होते हैं? अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। किस चीज़ की प्रचुरता होती है? वसा की। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? तो देखिए 111 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावी राजस्व घाटा जो सर्वप्रथम केंद्रीय बजट 2011-12 के बजट में पेश किया गया था, और यह राजस्व घाटा और पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान का अंतर होता है। नेक्स्ट है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भाई भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से कार्यालय अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक का निर्माण करते हैं? तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं और नीचे कूट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है कि किसानों का अपनी फसलें काटना, 2 कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, 3 किसी वाणिज्यिक बैंकों का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, या 4 किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के ब्रांड जारी करना। तो ये जो इसका आंसर होगा 1 और 2 केवल सही है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं, इनमें से सही बताना है। तो कथन 1 है कि नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने पूंजीगत व्यय है, और नंबर 2 है कि ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 1 जो है आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथन पे विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे फिर से कथन वाला क्वेश्चन दिया है, बहुत सारे कथन वाले क्वेश्चन